हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने क्या देख लिया था? सुप्रीम कोर्ट का गठन देख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कितने जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल कितने साल तक रहता है इनके जज का, इनका वेतन कितना होता है, तदर्थ न्यायाधीश क्या है, मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश क्या है, पूरे डिटेल में मैंने यहां पर आप पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। ठीक, आज इस वीडियो में जो अगला है सुप्रीम कोर्ट से और जो टॉपिक बचे हुए थे, जो अनुच्छेद बचे हुए थे, उसको हम देखेंगे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख क्या होता है, इसको देखेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसको देखेंगे। उसके बाद मूल या आरंभिक अधिकारिता को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो बहुत डिटेल में आपको समझ आएगा। देखो यहां पर हम जो है आर्टिकल 129 है, 30, 31, 32, 33, 41 जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और गारंटी मेरी है, ये गारंटी मेरी है कि आपको 100% नहीं 110% समझ आ जाएगा पूरे। अब देखेंगे कि जैसे भैया अभिलेख न्यायालय क्या होता है, ये अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, अब कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन गारंटी हमारी है, हम ये बात को गारंटी कर सकते हैं 100 नहीं 110% आपको समझ आएगा। नहीं आएगा तो आपके माइंड में चला जाएगा। बस आप जो है ईमानदारी से मेरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो है पिछले वीडियो में अनुच्छेद को देख लिया था, है नहीं, 127 तक देख लिया था, अनुच्छेद 127 तक। अब अगला देखेंगे हम जो है आर्टिकल 129 जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस आर्टिकल को देखेंगे। ठीक है, चलिए अभिलेख न्यायालय के रूप में क्या होता है भैया, ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का, आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान से समझिए कि ये अभिलेख क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट बाबू कोई भी फैसला सुनाता है वो कानून का रूप ले लेता है। अभी भी समझने हम समझा रहे हैं, इसके लिए बेफिक्र रहिए। देखो अब ध्यान से समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने मान के चलो, फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं, उदाहरण के तौर पर हम समझाने के लिए बातें बोल रहे हैं। मान के चलो किसी ने जो है, मान के चलो पेन की चोरी की, पेन ये मान के चलो स्केच पेन है, मान के चलो फॉर एग्जांपल समझा रहे हैं, इसको मैंने क्या कर दिया भैया, इसकी मैंने चोरी कर ली। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, मान के चलो एग्जांपल के लिए हम समझा रहे हैं। ठीक है, पेन की चोरी की मैंने, ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बोल दिया भैया कि मेरा नाम क्या है, जीता साहू, जीता साहू के ये को पेन की चोरी के इल्जाम में 5 साल की सजा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। समझ आया? अब देखो समझने के लिए तो भैया ये क्या है, 5 रुपए के पेन के लिए क्या होगा, मुश्किल से मुश्किल आप जुर्माना दे दीजिए, जुर्माना है 100-500 जो भी है, इसका जुर्माना दे दीजिए, केस को रफा दफा कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया भैया कि जो है जीता साहू ने स्केच पेन चोरी की, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या फैसला सुना दिया, 5 साल की सजा स्केच पेन चोरी के लिए या पेन चोरी के लिए 5 साल की सजा। अब ये क्या हो गया बाबू, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो है कानून बन जाता है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला कानून बन जाता है। अब कभी भी कोई भी पेन चोरी करेगा उसको 5 साल की ही सजा होगी। समझ आया? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया कि पेन चोरी के लिए 5 साल की सजा होगी, तो हर कोर्ट उसे मानेगा। अब फॉर एग्जांपल, अब हम आपको और समझा, जैसे मेरे को पेन की चोरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी। ठीक है, अब मान के चलिए 5-6 साल बाद कोई और केस आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ठीक है, सेम केस, किसी ने भी पेन की चोरी कर ली। ठीक है, सेम केस 5 साल 6 साल बाद ऐसा ही केस आता है। अब मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में केस था, मुझे 5 साल की सजा सुना दी, अब हाई कोर्ट में ऐसे ही कोई केस है फॉर एग्जांपल, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसी केस है, किसी ने भी फिर जो है पेन की क्या कर दी, चोरी कर ली। तो वहां के जज, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज है, क्या बोल रहे हैं पता है, इस बार पेन चोरी करने के लिए अमुक व्यक्ति को जो है भैया ज्यादा नहीं 1000 का जुर्माना हम करते हैं। तो वहां पर वकील बोलेगा, ए महाराज, जज साहब सुनिए, याद कीजिए, इस सन को, इस तारीख को, अमुक केस में जीता साहू को सेम इसी केस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 साल की सजा सुनाई थी, तो आप जो है इसे अब कैसे जुर्माना देंगे? नहीं, याद कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का वो केस याद कीजिए, जीता साहू को इस पेन चुराने के लिए 5 साल की सजा हुई थी, तब आप इसे कैसे जुर्माना बस भरवा करके छोड़ देंगे? नहीं, इसको भी 5 साल की सजा होगी। समझ आया? कहने का मतलब ये चीज है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वो हर जो है जो न्यायालय है उसे मानेगा, और सेम प्रकृति, सेम अगर कोई केस आता है तो भैया सेम उसको वैसे ही भी सजा होगी। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वकील है वो बोलेगा कि यहां पर जुर्माना बस से काम नहीं चलेगा। याद कीजिए, जीता साहू के केस में, सेम ऐसे ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा सुनाई थी, तो आप इसे जुर्माना कैसे दे सकते हैं? नहीं, इसको भी 5 साल का सजा होगा, तो फिर भैया उसको भी 5 साल की सजा होगी।
ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना दिया वो उसे हर न्यायालय फॉलो करेगा और सेम केस में वैसे ही सजा देगा हर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। समझ आया? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो फैसला भैया बहुत ही शांत दिमाग से सोच समझ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट का जो जज हूं वो बैठा हूं, अगर जो मैं कोई फैसला दूंगा किसी केस में तो वो एक कानून बन जाएगा और उसे हर कानून फॉलो कर, हर न्यायालय फॉलो करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और हम समझा रहे हैं, ठीक है? मान के चलो मैंने मंदिर पर कहीं पर चप्पल चोरी कर ली, सिम एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मुझे चप्पल चोरी के लिए क्या कर दिया, मान के चलो क्या कर दिया, 7 साल की सजा सुना दी चप्पल चोरी के लिए, ठीक है? अब मान के चलो कोई ऐसा ही केस सेम हुआ, हाई कोर्ट में पहुंचा ऐसे केस, कोई अमुक व्यक्ति ने फिर चप्पल चोरी कर लिया, मंदिर से 10 रुपए की चप्पल चोरी कर ली, तो अब हाई कोर्ट के जज वो चप्पल चोरी करने वाले दूसरे व्यक्ति को बोलेगा कि ऐसा कीजिए महाराज, इसको 1 साल की हम सजा सुना देते हैं। तो वहां का वकील बोलेगा, ए जज साहब ये किताब खोलिए, इस तारीख इस डेट को, ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं वो केस जीता साहू ने जो है चप्पल चोरी किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे 7 साल की सजा दी थी। तो आप जो है अब हाई कोर्ट में जो जज है उसको बोलेगा वकील, आप जो है इस अमुक व्यक्ति को अब जो है सेम उसी केस के लिए 1 साल सजा कैसे देंगे? ये ऐसा हो ही नहीं सकता, आप भी इस व्यक्ति को चप्पल चोरी के लिए 7 साल की सजा देंगे। समझ आ रहा है? तो यही होता है भैया अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वो कानून का रूप ले लेता है और उसे हर सेम उसी केस पर, मैं बता दूं सेम उसी केस, उसी प्रकृति के केस पर आप हर न्यायालय उसी केस में उसी सजा देगा जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। समझ है? ये होता है अभिलेख न्यायालय, आर्टिकल 129। मैं इसे पढ़ देता हूं, आपको इजिली समझ आएगा, ध्यान से समझिए। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय के रूप में, देखो अभिलेख न्यायालय के सभी निर्णय आदेश स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते हैं। मैंने बताया कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस केस के लिए सजा सुनाई है उसे सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सके नीचे न्यायालय वाले। समझ है? अब ध्यान से समझिए, ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ मतलब नीचे न्यायालय वाले क्या है, उन्हें पूर्व उदाहरण के रूप में जो है क्या कर सके, प्रयुक्त कर सके। प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकारी होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चप्पल चोरी के लिए भैया 7 साल की सजा सुनाई है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये मानना पड़ेगा कि अगर आपके अदालत में सेम ऐसे ही केस आया, सेम ऐसे केस आया कि कोई किसी ने चप्पल चोरी कर ली, तो उसको भी आपको 7 साल की सजा से देना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं सोच समझकर फैसला देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया मैं आज जो फैसला सुनाने जा रहा हूं वो क्या बन जाएगा, एक नाजिर बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। ठीक है? तो यही बोला गया है कि भैया बाध्यकारी होता है और समान प्रकृति के विवादों में। ठीक है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चप्पल चोरी के इल्जाम में 7 साल की सजा सुनाई, तो कोई केस हाई कोर्ट में, ऐसा ही केस हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया तो सेम चप्पल चोरी करने वाले को वहां के भी जज जो है 7 साल की सजा सुनाएंगे। समझ है? ऐसा नहीं होगा कि आपको 500 रुपए का जुर्माना दे देगा, छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के लिए अगर 7 साल दिया है तो सभी न्यायालय को इस बात को मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए आप बड़े बड़े वकील देखते हैं, हर सुप्रीम कोर्ट का जितना फैसला आता है ना उसकी रिकॉर्ड होती है सुप्रीम कोर्ट। वकील के घरों में देखना बुक ही बुक होते हैं, पूरा वो स्टडी करते रहते हैं, बहुत सीनियर वकील। ठीक है? इसी को बोला जाता है अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा भैया वो कानून का रूप ले लेते हैं। समझ आया? हम समझाने के लिए सब उदाहरण दिए हैं। ठीक है? अब यह मत बोल दीजिएगा कि चप्पल चोरी में 7 साल की सजा नहीं होती, अब मेरे को धारा बताने लग गई कमेंट में। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोई फैसला अगर सुना दिया है तो सेम उसी केस में अधीनस्थ न्यायालय भी वैसे ही फैसला देगा। क्लियर हुआ? यह है आर्टिकल 29 में, इसी को बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय। कंप्लीट हुआ ये चीजें? ठीक है? एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। इसलिए भैया जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसे शांत स्वभाव से फैसला सुनाते हैं। समझ है? कोई चीज अगर मान के चलो कोई जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बीवी से झगड़ा होकर आया हुआ, क्या कोई फैमिली टेंशन में है कुछ, तो वो भैया बिल्कुल जितना प्रयास हो सके जज को शांत दिमाग से रखिए। मान के चलो किसी को एक थप्पड़ मारा, उसे फांसी की सजा सुना दी जज ने, पूरे न्यायालय को, नीचे न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेम अगर कोई थमाचा मारेगा तो हर को फांसी की सजा देगी। समझ? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया तो उसको भी सुनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाध्यकारी होते हैं, तो वो कानून का रूप ले लेता है। इसलिए भैया सुप्रीम कोर्ट के जज को शांत स्वभाव से डिसीजन लेते भी हैं और लेना भी चाहिए। समझ है? ये होता है अभिलेख न्यायालय, यानी कि वो एक उदाहरण बन जाते हैं नीचे वाले न्यायालय के लिए। समझ आए? ये होता है अभिलेख न्यायालय। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान।
सर्वोच्च, देखो अभी आपका सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में है। अब देखिए साउथ इंडिया के जो केरल के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, उसे दिल्ली जाते जाते कितना दूर लगेगा भैया? 2 दिन आने में, 2 दिन जाने में, है नहीं? तो संविधान में यह बात है कि भैया जैसे सुप्रीम कोर्ट के और ब्रांचेस भी होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के और ब्रांचेस बना देंगे, जैसे कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया। स्वाभाविक सी बात है, जैसे आप चेन्नई में बना दिए तो साउथ इंडियन के लोगों के लिए वो नजदीक हो जाएगा। अब साउथ इंडिया के लोग जो है नीचे तमिलनाडु का लोग दिल्ली जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको कितनी दूरी होगी? ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीजों को। तो इसी 130 में यही है सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के बारे में बताया गया है भैया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का और ब्रांचेस जो है भारत के अलग अलग कोने में बना सकता है। समझ आया? जैसे आप देखेंगे बैंकों का भी होता है, ब्रांचेस होते हैं, कस्टमर को बहुत इजी जाता है, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। समझ आ रहे हैं ना? तो वैसे ही सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में चर्चा है आर्टिकल 130। देखते हैं जो भैया इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में हम चर्चा करते हुए चले जाएंगे। आर्टिकल 131, ठीक है। देखो आर्टिकल 130 बहुत छोटा है, सर्वोच्च न्यायालय का जो है स्थान के बारे में चर्चा, ये माइंड में आप रख लीजिए, ठीक है। 129 अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है, इसको स्टेटमेंट में पूछा जाता है इसलिए हमने डिटेल में बताया, क्योंकि हमें ये पता है कि भैया पढ़ना और पढ़ाना क्या है, यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि पढ़ना और कितना पढ़ना है, ये पता होना चाहिए बस। चलिए अगला देखते हैं 31, सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक अधिकारिता। ध्यान से समझिए, ये पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक अधिकारिता जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये कभी कभी वन डे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आर्टिकल 131। अगर यही पूछे भैया अपीलीय अधिकारिता है किस अनुच्छेद में है, तो 132 में है, लेकिन मूल या आरंभिक अधिकारिता ये किस में है, 131 में है। अब ये मूल या आरंभिक अधिकारिता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ऐसे केस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट की मूल या आरंभिक अधिकारिता। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं भैया, देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी विवाद हो गया, तो आप क्या जिला के न्यायालय में जाएंगे? नहीं जाएंगे, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ऐसे केस जो सीधा यानी कि डायरेक्टली कहां सुनवाई होता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है, उसे क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक अधिकारिता। जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हो गया, उसके चुनाव में कुछ विवाद हो गया, तो कहां हाई कोर्ट जाएगा? नहीं जाएगा, सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, इसका सुनवाई होगा। इसी को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट की मूल या आरंभिक अधिकारिता। ऐसे केस या ऐसे मुकदमे जो डायरेक्टली सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है उसे क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक या मूल अधिकारिता। अब मान के चलो दो स्टेट के बीच झगड़ा हो गया, दो राज्य के बीच झगड़ा हो गया, एक मान के चलो नदी को लेकर झगड़ा हो गया। एक स्टेट बोल रहा है कि हम जो है अपने राज्य की जो नदी का पानी है उसे हम दूसरे राज्य को नहीं देंगे, वो राज्य बोल रहा है कि महाराज आप जो है पानी दे दीजिए वरना हमारे राज्य के किसान जो है उनका फसल नहीं होगा, मर जाएंगे। दोनों नदी को लेकर दो स्टेट के बीच झगड़ा है, तो ये झगड़ा कहां जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा? नहीं जाएगा, सीधा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी को बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की मूल या आरंभिक अधिकारिता। ऐसे केस या ऐसे मुकदमे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, यह नहीं कि जिला न्यायालय चले गए, तो ऐसे केस बोल रहा हूं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई करता है, उसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट की मूल या आरंभिक अधिकारिता। समझ आया? जैसे दो स्टेट के बीच विवाद हो गया तो कहां सुनवाई होगा, सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो है विवाद हो गया, कहां सुनवाई होगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। ठीक है, मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद हो गया, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा, कौन करते हैं इसकी, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट करता है। समझ है? ये इसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट की मूल या आरंभिक अधिकारिता। ऐसे केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई होती है, उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, उसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट की मूल या आरंभिक जो है अधिकारिता। यहां पर मैंने लिख दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद हो गया तो वो केस कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो गया तो केस कहां जाएगा भैया, सुप्रीम कोर्ट में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई बातें हैं तो वो कहां जाएगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में उसका निपटारा होगा। यह है भैया आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक अधिकारिता। कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 132 अपीलीय अधिकारिता। ध्यान से समझिए, अपीलीय अधिकारिता यानी कि अपीलीय अधिकारिता क्या है बाबू, अगर मान के चलो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा कि हमको न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है, हाई
कोर्ट में जो फैसला है उससे आप लगेगा कि हमको संतुष्ट नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसी को बोला गया है अपीलीय अधिकार। ये किसमें है? 132 में है। अब ध्यान से समझिए, अपीलीय अधिकार में जो संवैधानिक मामले हैं, ये आर्टिकल 132 सिविल विषय से संबंधित जो अपील है एक आर्टिकल 133 में। ये याद रखिए पहले, अगर आपसे पूछे सिविल संबंधी जो आपके मामले हैं उसका अपीलीय अधिकार किसमें है? आर्टिकल 133 में है। फौजदारी संबंधी जो अपीलीय अधिकार है वो 134 में है। अब समझिए, ये सिविल विषय मान के चलिए, सिविल का मतलब क्या होता है आप देखेंगे सिविल कानून में कौन कौन से आते हैं, या सिविल मुकदमा कौन कौन से आता है? दीवानी न्यायालय जिसको बोलते हैं। जैसे आपने सिविल विषय यानी कि दीवानी न्यायालय से संबंधी आप देखेंगे, जैसे इसमें पैसा है, पैसे से संबंधित, धन दौलत से संबंधित, ये सभी केस कहां पर होंगे? ये सिविल विषय में आते हैं। अगर मान के चलो जैसे आपको सिविल किसी पैसा से संबंधित है, पैसा से संबंधित आपका मुकदमा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, भैया आपको लगा कि क्या नहीं, सिविल में क्या क्या आता है? जैसे पैसा है, धन दौलत है, ये सब चीजें किस में आती है? सिविल विषय में। जैसे फौजदारी में क्या क्या आती है? फौजदारी में मारपीट, गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, जान से मारने की धमकी, ये सब चीज फौजदारी में आता है। ठीक है, तो मान के चलिए अपीलीय अधिकार में क्या है? जैसे लगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है भैया आपको जो है फैसला सही ढंग से नहीं सुना पाया, तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हाई कोर्ट को आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने जो है फैसला सही ढंग से नहीं सुना, आप संतुष्ट नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह होता है अपीलीय अधिकारिता। ठीक है, सिविल विषय से जुड़ी मामले जो है अधिकारिता किसमें है? आर्टिकल 133 में। फौजदारी मान के चलो आपने किसी का जान से मारने की धमकी दे दी है, हाई कोर्ट ने आपको जो सजा सुना दिया मान के चलो, या लगा कि आपको इसमें हम संतुष्ट नहीं था, आप हाई कोर्ट चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अच्छा नहीं था। अब जैसे मान के चलो आपने हाई कोर्ट पर लगा कि जज ने फैसला सुनाया, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप जो है भैया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे? उसका निर्णय फिर जो बोल दिया सो बोल दिया, कहां जाएंगे उसके बाद? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा न्यायालय है ही नहीं भारत देश में। ठीक है, वो अपने आप में सबसे पावरफुल है। तो इसी को आर्टिकल में बोला गया है भैया अपीलीय अधिकार है कि आपको अगर लगता है कि अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल होता है, इसके सामने अच्छे को हवा निकल जाते हैं। ठीक है, इसके सामने कोई चाहे एसडीएम हो, ये तो एसडीएम बहुत इनके सामने चींटी के समान है, कलेक्टर हो, आईपीएस हो, ये नेता वेता इसके सामने बहुत फीके पड़ जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पावर ही कुछ अलग है। याद रखिए, अगर कोई संसद ने ऐसा कानून बनाया, मान के चलो ऐसा कानून बनाया जो संविधान के ढांचे को प्रभाव कर रहा है, संविधान से उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान की सीमा से बाहर जाकर कोई कानून बना रहा है संसद, तो ऐसे कानून को क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। समझ आया? सुप्रीम कोर्ट में यह पावर है। अब मान के चलो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, संसद ने कोई ऐसा कानून लाया, मान के चलो ऐसा कानून लाया, अब कानून में यह बोल दिया संसद ने कि जो शिक्षा का अधिकार है उसे हम खत्म कर रहे हैं। संसद ने क्या कानून, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, फिर से हम बोल देते हैं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। मान के चलो संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया कि बोला भैया कि अब जो संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा लेने का अधिकार है, उसे संसद ने अब क्या बोल दिया कि अब से शिक्षा का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा। संसद ने ऐसा कानून लाया, तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अच्छा है, इस तरह की आप जो है कानून लाएंगे जो संविधान के ढांचे को प्रभाव कर रही है, संविधान से ऊपर जा रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। भाड़ में जा, तुम संसद ने कानून बनाया उसे सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर देगा उसे। समझ आया? ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाएगा कि जो भैया संविधान के विरुद्ध जा रहा है, संविधान की सीमा को तोड़कर इसके ज्यादा मतलब उड़ रहा है, संसद उड़ रहा है, ऐसा कानून बना रहा है, तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगी। समझ आया? अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझाया कि भैया देखो, शिक्षा का अधिकार हमारा मूल अधिकार है नहीं, इससे हमें कोई नहीं छीन सकता। इसका सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक बोला जाता है। अब संसद कोई कानून ला रहा है, ऐसा कानून ला रहा है कि अब बोल दिया जाएगा कि जो शिक्षा, संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है उसे हम खत्म कर रहे हैं। संसद ने ऐसा कानून पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत अवैध घोषित कर देगा। समझ आया? ठीक है, मान के चलो संसद ने, और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, संसद ने कोई ऐसा कानून लाया, मान के चलो ऐसा कानून लाया जिसमें यह बोल दिया गया भैया कि एक जुर्म के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को 2 बार सजा दे सकता है। मान के चलो एक बार जुर्म करने के लिए 2 बार सजा दे सकता है।
संसद ने ऐसा कानून ला दिया तो ये क्या करेगा भैया, ये सुप्रीम कोर्ट, अच्छा तुम अपने आप को डेढ़ होशियार समझ रहे हो, संसद ने ऐसा कानून बनाया कि एक बार की सजा, एक बार के जुर्म के लिए 2 बार सजा दे सकता है, ऐसा कानून बनाया है, तो संसद इसे, सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध घोषित कर देगी। ठीक है, आपको बता दूं आर्टिकल 20 में क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण है। आर्टिकल 20(2) में क्या है, दोहरे दंड से संरक्षण है। भैया आपको जो है एक बार के जुर्म के लिए केवल एक बार सजा मिल सकता है, उसी जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकता। समझ आ रहा है? अब मान के चलो, हम समझा रहे हैं आपको, जैसे मान के चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे मान के चलो, जैसे 2010 में मैंने जो है 2010 में मैंने मान के चलो किसी को जो है जान से मारने की धमकी दी। 2010 में मैंने जो है किसी को जान से मारने की धमकी दी। अब केस वेस हुआ मेरे ऊपर, अब अदालत ने मुझे क्या कर दिया भैया, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर मुझे क्या कर दिया, 3 साल की सजा सुना दी। ठीक है, 2010 में मैंने किसी को जान से मारने की धमकी दी। यहां पर धारा मत बताने लग जाना मेरे को, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, 2010 में मैंने किसी को जान से मारने की धमकी दी, मेरे ऊपर केस वेस हुआ, अदालत ने मुझे 3 साल की सजा सुना दी। ठीक है, एक बार जुर्म किया, उसकी मुझे सजा मिल गई। अब मान के चलो कोई व्यक्ति बोले कि महाराज ये जीता को जो है 2010 में सजा सुनाई थी 3 साल के लिए, जान से मारने की धमकी, अब ये 3 साल तो जो है जेल काट कर आ गया, उनकी सजा हो गई। तो वो जो सामने वाले बोलेगा कि उसी केस के लिए भैया जीता साहू के ऊपर और हम जो है क्या कर देते हैं, केस कर देते हैं, ये अदालत में फिर जाएगा। 2010 में इसने फिर से जो है मारने की हमको धमकी दी थी, एक बार तो सजा काट ली इसने, एक बार और इसे सजा दे दीजिए उसी केस के लिए, तो भगा देगा अदालत। क्योंकि भैया संविधान हमारा ये हमको ये पावर देता है कि भैया आर्टिकल 20(2) में ये बात लिखा है कि एक जुर्म के लिए केवल एक बार सजा मिलती है। मैंने किसी को जान से मारने की धमकी दी, मुझे 3 साल की सजा हो गई, एक जुर्म के लिए एक बार सजा। अब इसी जुर्म के लिए मुझे एक बार और सजा दे तो ऐसा नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 20(2) में है। एक जुर्म के लिए मुझे 2 बार सजा नहीं दे सकता। एक बार मैंने जान से मारने की धमकी दी, 3 साल की सजा हो गई, ये बात हो गया। ठीक है, अब कोई बोले कि 3 साल की सजा काट ली, उसे एक बार इसी केस के लिए भैया, इसी अपराध के लिए एक बार और सजा दिला दीजिए, इसी केस के लिए एक बार और सजा दिला दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 20(2) में बात लिखा है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि एक जुर्म के लिए आप 2 बार सजा नहीं दे सकते। इसके ऊपर देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का बात चल रहा है, मेरे को एक मूवीज याद आ गई, अंधा कानून, आपने देखे होंगे मूवीज, अमिताभ बच्चन साहब के, रजनीकांत साहब थे उसमें, आपको मैं थोड़ा सा उसका बता देता हूं। साहब थे, अमरीश पुरी था। तो अमिताभ बच्चन उस फिल्म में क्या थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, अमरीश पुरी बहुत विलन था उसमें। ठीक है, तो अमरीश पुरी ने ये भैया अपने झूठे मरने का जो है अफवाह फैला दिया, झूठा मरने का अफवाह फैला दिया। वो मरा नहीं था अमरीश पुरी, ठीक है, वो मरा नहीं था, अपने मरने का झूठा अफवाह फैला दिया उस फिल्म में। ठीक है, और अमिताभ बच्चन के ऊपर केस हो गया कि भैया अमिताभ बच्चन ने अमरीश पुरी को मारा। उस फिल्म में किरदार के जो भी नाम थे मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब भैया अब अमिताभ बच्चन हीरो को उस फिल्म में पता ही नहीं था, उसने मारा ही नहीं था अमरीश पुरी को, मारा ही नहीं था। लेकिन अदालत में क्या हुआ, उसे अमरीश पुरी के मारने के लिए क्या कर दिया, 20 साल की सजा सुना दी। ठीक है, वो बेचारा दंग रह गया, अरे मैंने उसका खून किया ही नहीं है और इस अदालत ने मुझे जो है झूठा अफवाह फैला दिया, झूठा केस लगा करके अमिताभ बच्चन को जो है, जब अदालत में गए तो अदालत में यह बोल दिया कि उसको जो है मारने के जुर्म में हम जो है आपको 20 साल की सजा सुनाते हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन इधर परेशान हो गए, उसके फैमिली का क्या होगा, उसकी बीवी थे, बच्चे थे उस फिल्म में, तो वो बेचारा परेशान हो गया, मैंने तो अमरीश पुरी का जो भैया कत्ल किया ही नहीं है। अब जब 20 साल वो सजा काट के आता है उस मूवीज में, तो अमरीश पुरी देखता है कि वो जिंदा है और वो कहीं पर नेता बन के भाषण दे रहा है, अरे भाइयों और बहनों, हम जो है हम बाबूजी के रास्ते पर चलते हैं, हमें वोट दीजिएगा, ऐसे करके ना वो क्या अमरीश पुरी कहीं पर भाषण दे रहा था। ठीक है, अब अमिताभ बच्चन 20 साल के बाद क्या थे, जेल काट कर आए तो देखा कि अमरीश पुरी को देखा भाषण दे रहे थे। अरे अमिताभ बच्चन होश गायब हो गया, अरे जिसको मरने के इंजाम में मुझे 20 साल की सजा दी थी, वो सामने व्यक्ति तो वो तो खड़ा है, वो तो भाषण दे रहा है, ये तो बहुत बड़ा मतलब मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मैं जबकि इनका खून किया ही नहीं था और इनके मरने के इंजाम में मैं 20 साल जो है जेल काट कर आया हूं, और काटने के बाद आकर देख रहा हूं सामने आदमी जो है जिंदा खड़ा भाषण दे रहा है। अब अमिताभ बच्चन को जो है क्रोध जो है पागल हो गया, जिस व्यक्ति को मैंने मारा ही नहीं है वो खड़ा है सामने और झूठा अफवाह फैलाकर मुझे 20 साल, जिंदगी के 20 साल सजा काट कर आया हूं और काटने के बाद देख रहा हूं आदमी जिंदा खड़ा हुआ है, मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया था।
अब क्या होता है, अमिताभ बच्चन का माथा सनक जाता है, वो वहीं से चाकू उठाता है और अमरीश पुरी को भगा भगा कर दौड़ा कर एक अदालत में ले जाता है। ठीक है, अदालत में ले जाता है और वहां पर केस चल रहा होता है कुछ। तो अमिताभ बच्चन ने वहां पर क्या किया, जज के सामने वहीं पर ना अमरीश पुरी को पूरा खंजर से भोंक दिया, जान से मार दिया। देखो फिल्म में कुछ चीजें दिखाई जाती है और रियल होती है, यानी कि समाज को ही देखकर कुछ चीजें सही होती है, फिल्म में दिखाया जाता है क्या है, कुछ चीजों में सही होती है। तो क्या किया अमिताभ बच्चन ने, उस अमरीश पुरी विलन को वहीं पर मार दिया। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं इसे अरेस्ट कर लीजिए। अमिताभ बच्चन को बोलते हैं ये अरेस्ट कर लीजिए, इसने अभी अदालत में जो है खून कर दिया। अमिताभ बच्चन ऐसे, जो पुलिस पकड़े रहते हैं उसको ऐसे हटाते हैं, हटिए हटिए हाई, याद कीजिए जज साहब। अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छा डायलॉग, तो मुझे डायलॉग तो याद नहीं आ रहा, ये सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, मुझे याद आ गया तो मैं चर्चा कर देता हूं आपसे। ठीक है, वो अमिताभ बच्चन बहुत गुस्से में बोलता है, गौर से याद कीजिए जज साहब, ये वही व्यक्ति है जिसके खून के इंजाम के लिए मुझे आपने 20 साल की सजा दी थी। आई, गौर से याद कीजिए जज साहब, मेरे बेगुनाह होते हुए भी आपने मुझे 20 साल की सजा सुनाई थी। आई, तो अमिताभ बच्चन को बहुत बेहतरीन डायलॉग होता है, मतलब बहुत, वो मूवी इस टाइम पर बहुत सुपर हिट हुई, तो बहुत अच्छी बात उस फिल्म में दिखाई गई थी, जो कानून का क्या है वास्तविक रूप। देख, कानून कभी खराब नहीं हो सकता, लेकिन चलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जज को ऐसे बोलते हैं, अरे जज साहब, आप जो है मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। याद कीजिए, आज से 20 साल पहले इसी व्यक्ति के मरने के लिए आपने मुझे 20 साल की सजा सुनाई थी। आज आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमिताभ बच्चन ऐसे डायलॉग मारते हैं, आज जो है आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जज साहब। आई, अगर मुझे आप सजा देना ही चाहते हैं तो लाइए वो मेरे 20 साल। वो बहुत डायलॉग बाजी चलते हैं, लाइए मेरे 20 साल जज साहब। आई, मैं बेगुनाह होते हुए भी मैंने 20 साल की सजा काटी थी इसी इंसान के कत्ल के जुर्म के लिए, और आपका ये कानून एक बार के जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। आई, सुनते हैं जज साहब, आपका यह कानून एक बार के जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकता। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो लाइए वो मेरे 20 साल। आई, लाइए मेरे 20 साल, जो बेगुनाह होते हुए भी मैंने आपके फैसले पर अपने जिंदगी के 20 साल काटे हैं। आई, वो बहुत बेहतरीन जो है डायलॉग बाजी चलता है। तो कहने का मतलब ये चीज है भैया कि एक बार की जुर्म के लिए आपको जो है 2 बार सजा नहीं दे सकता। ये आपका संरक्षण कौन करता है, आर्टिकल 20(2) में है, दोहरी दंड से संरक्षण। अगर संसद कोई ऐसा कानून लाता है भैया जो हमारे संविधान के विरुद्ध जाते हैं, संविधान से बाहर जाकर के जो है नियम कानून बनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा, रद्द कर देगा। समझ आया? जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर अभी समझाया कि अगर कोई संसद बोले कि भैया आज से जो है संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है उसे हम खत्म कर देते हैं, संसद ने पास भी कर दिया, तो भैया क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षण है, ऐसा कानून लाए हो संसद आप लोग, रद्द कर देता हूं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 137 निर्णयों का पुनरावलोकन। समझ आया? देखिए भैया, वो अंधा कानून फिल्म के बारे में बताया, जो वाकई में सही बात है। आपको जो है भैया कभी कभी ऐसा होता है जो बेगुनाह होते हुए भी जो है क्या हो जाता है, उनको सजा मिल जाती है, फिर ऐसे लोगों कानून के प्रति क्या होता है, उसके अंदर में एक जहर भर जाते हैं। समझ है? वो समाज के लिए फिर बहुत बहुत वो कभी सही रह नहीं सकता। तो कानून ऐसा नहीं है कि भैया देखो कानून गलत हो सकता है, बनाने वाला गलत हो सकता है, ऐसा नहीं, उसे चलाने वाले में गलती हो सकती है। ठीक है, उस पावर का मिसयूज अगर कोई करता है तो वहां पर गलती है नहीं। चलिए अगला देखते हैं, आर्टिकल 137 निर्णयों का पुनरावलोकन। निर्णयों का पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है, इसका मतलब यही होता है। आर्टिकल 137 निर्णयों का पुनरावलोकन मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। अब देखिए ध्यान से, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया, मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, उनको ऐसा लगा कि भैया कि यार इसके बारे में हमने जो है थोड़ा निर्णय गलत दे दिया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि भैया जो संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में एक केस आया जो केशव नंदन भारती बनाम केरल राज्यवाद में, आप देखेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में जो केस हुआ तो इसने अपने निर्णय को पलटते हुए ये बोल दिया कि अब संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है। तो कहने का मतलब क्या चीज है, आर्टिकल 137 में यह बात है, निर्णयों का पुनरावलोकन का मतलब यह चीज है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले को बदल सकती है,
पहले फैसला दिया वो भी इंसान है, उनसे कुछ मिस्टेक हो सकती है कुछ कारणवश, तो सुप्रीम कोर्ट को ये आर्टिकल 137 के तहत ये बात बोला गया है कि आप अपने फैसले को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है निर्णयों का पुनरावलोकन। समझ है, यहां तक पूरा बात क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। ये पूछा जाता है, कभी कभी आर्टिकल पूछे जाते हैं, आर्टिकल 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख किस अनुच्छेद में है, ऐसे निर्णयों का पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जाता है। तो आर्टिकल 137 में निर्णयों का पुनरावलोकन का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। चलिए लास्ट देखते हैं 141 में जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि भारत के न्यायालय पर आबद्ध कर होगा। मैंने अभी ये बताया, आबद्ध कर का मतलब क्या होगा, उसके जितने भी भारत में न्यायालय हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला सुना दिया, जो विधि बना दिया, उसको मानना पड़ेगा। समझ आए? जैसे मैंने अभी ये बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया, कोई फैसला सुनाया, ठीक है, तो हिंदुस्तान में जितने भी न्यायालय हैं वो सभी न्यायालय उस विधि का पालन करेंगे, उस विधि को, उस कानून को आपको मानना पड़ेगा। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, वो सभी न्यायालय, भारत में जितने भी न्यायालय, उसे मानना पड़ेगा, अधीनस्थ न्यायालय को मानना पड़ेगा। आबद्ध कर होगा। आबद्ध कर का मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को नकार नहीं सकते। तो ये किस बात में है? आर्टिकल 141 में है। समझ आया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि भारत के न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। यानी कि कहने का मतलब यह चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई विधि बना दिया, कोई फैसला सुना दिया, उसे भारत के सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। समझ है? ये बात है आर्टिकल 141 में। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो गया, 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने प्रॉपरली देख लिया अभिलेख जो इंपॉर्टेंट है, निर्णयों का पुनरावलोकन है, जो सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर होते हैं, ठीक है, कैसे संसद अगर कोई कानून बनाती है संविधान के विरुद्ध उसे कैसे मना कर सकती है। तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।